हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका 8वां अध्याय है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और दोस्तों, यह अध्याय में कल हमने अमेज़न रिवर बेसिन की बात की थी और यह रिवर के बारे में अभी कुछ बाकी है, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की भी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप चाहे क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में वर्ल्ड जियोग्राफी होगा। और दोस्तों, यह टॉपिक से जुड़े हुए यह महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि अमेज़न रिवर बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, और आज हम यह अध्याय के पेज नंबर 57 से 60 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। कक्षा 7 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, 8वां अध्याय है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और यह वीडियो में अमेज़न बेसिन में जीवन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। कल जहां तक हमने पढ़ा था, आगे दोस्तों एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या आप जानते हैं ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है। इमेज आप देख सकते हैं, यह ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। क्या यह अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। क्या मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यह अध्याय में दी गई है कि ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो इमेज में आप देख सकते हैं, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आओ कुछ करके सीखे एक एक्टिविटी यह अध्याय में दी गई है कि कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। उन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। यानी कि आपने भी नेशनल वाइल्ड एनिमल या तो वर्ल्ड जियोग्राफी जैसी इंटरनेशनल चैनल आपने देखी होगी। आपके पास यदि टीवी है तो आपके घर पर यह डिस्कवरी जैसी चैनल आपको देखनी चाहिए और साथ साथ अपने सहपाठियों के साथ यह डिस्कवरी चैनल में देखे एपिसोड की चर्चा भी करनी चाहिए। और खासतौर पर पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफी को यह चैनल में दर्शाया जाता है। ओके, आगे वर्षा वन के निवासी की बात करें तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। क्या दोस्तों, यह वर्षा वन के निवासी क्या करते हैं तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्या वर्षा वन के निवासी टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिला ही अपनी उगाए शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का यह वर्षा वन के निवासी प्रयोग करते हैं। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है क्या, लेकिन पहले यह सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से कौन कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो यह कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं वर्षा वन के निवासी। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो क्या आप जानते हैं कि कर्तन एवं दहन की पद्धति है क्या। यह इमेज को देखिए कि यहाँ जो वन था पहले तो यह जमीन को जलाया गया है,
जलने के बाद यहाँ खेत को तैयार किया जाता है और बाद में वर्षा वन के निवासी यहाँ खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। 5-7 साल तक यह जमीन में फसल पैदा होती है, बाद में अनुपयोगी बन जाती है, तो किसी और जगह को जलाकर ऐसे ही खेत को तैयार किया जाता है। इसे कहा जाता है कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति। तो देखो, कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जैसा कि आपने इमेज में देखा, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं, यानी कि फिर से यहाँ कृषि आरंभ कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लो कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। क्या? यह जो वर्षा वन के निवासी है उनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। क्या? यह मेनियोक आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश को भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो चलिए, यह जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वर्षा वन के निवासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2, 3 सेंटेंस और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो, तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। यह वर्षा वन के निवासी यानी कि पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं या नदी में मछली पकड़ते हैं, लेकिन महिलाएं कृषि के कार्य से जुड़ी होती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस तो सही है, दूसरा भी सही है। और इनका मुख्य आहार चावल है। दोस्तों, वर्षा वन के निवासी का मुख्य आहार मैंने आपको बताया क्या है? मेनियोक इनका मुख्य आहार है। तो यह कथन गलत हो गया। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्या? यह मलोका हाउस की छत तीव्र ढलान वाली होती है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहां से एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मलोका क्या है? तो आप क्या उत्तर देंगे? मलोका क्या है? यह बड़े अपार्टमेंट जैसे घर जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, उसे कहा जाता है मलोका हाउस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। पहले दोस्तों अमेज़न के जंगल में पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग था नदी मार्ग, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह महामार्ग की वजह से दुर्गम स्थानों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए
हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। यानी कि भीतरी क्षेत्र में, अमेज़न के जंगल में जो आदिवासी बसते थे, उनकी कुछ पुरानी संस्कृति थी। तो यह महामार्ग विकसित होने से दोस्तों उनके जीवन में कुछ हानि पहुंची, इसीलिए उन्होंने यह क्षेत्र से निकलकर किसी और क्षेत्र पहुंच गए, लेकिन अपनी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया। देखो, अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। आंसर बताइए, ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बनाया गया? तो यह ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बनाया गया बताइए? 1970 में बनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए, 2 बार मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होते हैं। और चित्र 8.6 यह अध्याय में दर्शाया गया है। इमेज आप देख सकते हैं चित्र 8.6 को। और पहले क्या था, यहां लिखा है वनों का क्रमिक विनाश। तो पहले यहां एक ऐसा क्षेत्र दर्शाया गया है जहां पर बहुत से पेड़ है, यानी कि एक जंगल है। बाद में धीरे धीरे यहाँ कृषि कार्य आरंभ हुए, तो यहाँ यह जंगल यानी कि जो वन क्षेत्र है वो कम हो गया, और यहाँ तो वन बिल्कुल ही कम हो गया है। तो हुआ क्या है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, और वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। क्या? यदि बारिश होती है तो यहाँ ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। यह जो सघन वन है वो बंजर भूमि में इस तरह बदल जाते हैं। ओके। आंसर बताइए, वर्षा वनों के लुप्त होने से क्या होता है? वर्षा वनों के लुप्त होने से क्या होता है? तो एक तो वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, यह सेंटेंस सही। सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। जी हाँ, वर्षा वनों के लुप्त होने के बाद यदि भारी बारिश होती है तो सघन वन बंजर भूमि में भी बदल जाते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है, क्या होता है? ए और बी दोनों होता है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की बात करें तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र 8.8 यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन को दर्शाती है। इमेज आप देख सकते हैं यह चित्र को। यहां पर दोस्तों है चीन का तिब्बती हिस्सा, यानी कि तिब्बत में यहां से यह ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम स्थल है। यहां से आगे बढ़ते हुए यू आकार में टर्न लेकर और यहां हमारे अरुणाचल प्रदेश में यह ब्रह्मपुत्र रिवर प्रवेश करती है। यहां आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहां पर असम में है ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली द्वीप, और आगे यहां बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहां बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले यहां पर दोस्तों गंगा रिवर बेसिन इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां हमें यह भी देख लेना है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, और साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ओके। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। दोस्तों आपके पास यदि वर्ल्ड मैप है तो आपको वर्ल्ड मैप में देखना है कि यह बेसिन यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य यह हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो स्थित है। और यहां पर मैप में देख सकते हैं कि यहां पर है 10 डिग्री। ओके, यहां पर यह 10 डिग्री से लेकर यहां पर है 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य यह बेसिन स्थित है। और
घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, पहले तो याद रख लो कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी। और दोस्तों कोसी रिवर किस राज्य में से बहती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आंसर बताइए। निम्न में से एक गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो मैंने आपको चंबल, गंडक और कोसी का नाम तो बताया, लेकिन लोहित यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि लोहित ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश के मध्य स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश के मध्य स्थित है? आपने गैस कर लिया? ओके, उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम दोस्तों विभिन्न देश में अलग अलग है। जैसा कि हमारे भारत देश में क्या नाम है? तो भारत देश में ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन यह जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपको नहीं याद है? आगे मैं बात करने वाला हूं। यदि याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखिए कि हमारे भारत देश में ब्रह्मपुत्र रिवर जब प्रवेश करते हैं तो तब उनका नाम क्या होता है। ओके, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है यारलुंग जांगबो। चीन में इसका एक अन्य नाम है यारलुंग संगपो। क्या? यारलुंग संगपो, यह चीन में नाम। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर की झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलते हैं। यानी कि यह सिंधु, सतलुज एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जो उद्गम स्थान है वो एक दूसरे के करीब है। यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। क्या दोस्तों? यह जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सिंधु से कुछ अधिक लंबी है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। क्या? यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर जो समुद्री सतह से तकरीबन 7,757 मीटर हाइट पर है, यह नामचा बारवा शिखर, यहां से दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे भारत देश में प्रवेश करती है। लेकिन यू टर्न लेने के बाद देखो, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यानी कि तेज बहाव से प्रवेश करती है। तो आपने क्या याद रखा? एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर की लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर जो समुद्री सतह से 7,757 मीटर हाइट पर है, तो यह शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? दिहांग के नाम से। तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यानी कि जब भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर प्रवेश करती है तब नाम है दिहांग। आगे दिबांग, लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियां मिलती है तो असम में यह ब्रह्मपुत्र रिवर बड़ी बन जाती है। और यहाँ असम में ही माजुली द्वीप स्थित है और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। क्या? तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। आंसर बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। क्या?
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है और यह रांगो सांगपो यह ब्रह्मपुत्र रिवर की एक सहायक नदी है। मैंने आपको बताया यहां पर देखो कि तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन याद रखना तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है यारलुंग जांगबो। एक और क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब वो दिहांग नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं है। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? एक तो मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है और चाप झील क्या है मैंने आपको बताया था, ओके याद है। और पिछले लगभग 5वें या 6ठे अध्याय में मैंने आपको चाप झील के बारे में बताया था, ओके, जल वाले हिस्से में। तो यह अध्याय आप देख लीजिएगा। तो चाप झील कैसे बनती है कि जो रिवर है वो बहती है, ऐसे यू टर्न लेकर आगे ये दोस्तों ऐसे बहने लगती है और यहाँ एक छोटी सी झील बन जाती है, इसे कहा जाता है चाप झील। और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। क्या? यह जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है उनके आसपास की जो जलवायु है वो मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और वर्तमान भी यही समय है, यहाँ भारी बारिश होती है। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में यहाँ ठंड होती है। आंसर बताइए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है वो आपको पता लगाना है। 3 सेंटेंस दिए हैं, चलो पढ़ो। सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं है। जी हां, सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य विशेषता, यह कथन बिल्कुल सही। दूसरा सेंटेंस, इस बेसिन के मैदानी क्षेत्र में एक भी चाप झील नहीं पाई जाती है। मैंने आपको बताया ना कि यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मैदानी क्षेत्र में कई सारी चाप झील पाई जाती है, तो यह कथन गलत हो गया। आगे बढ़े तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है, यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यहाँ कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। यहां गलती से यह इंफॉर्मेशन है, याद रख लीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 2 नंबर का कथन सही नहीं और 1 और 3 नंबर का कथन बिल्कुल सही है, ओके। आगे बात करें तो भारत का मानचित्र देखिए, ये भारत का मैप आप देख सकते हैं। उनके राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। चित्र 8.8 आपको देखना है और आपको उन राज्यों के नाम बताना है जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, ओके। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो यह वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, ओके। टेक केयर एंड जय हिंद।